जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस की प्रश्नावली 10.1 को शुरू करेंगे। एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भले ये चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं, लेकिन अभी यहाँ पर सरल रेखाओं से संबंधित किसी समीकरण या किसी फार्मूले की अभी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो हम बता देंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 और यहाँ पर फिर शुरू में वही क्वेश्चन है जिनको आप क्लास हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले जैसा कि आप जानते हैं ये यक्ष अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष, यक्ष अक्ष को यक्ष यक्ष डैश से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है वाई अक्ष, इसको हम वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखें यहाँ से इधर के तरफ यक्ष का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ से इधर के तरफ लेफ्ट साइड में यक्ष का मान निगेटिव होता है। और यक्ष अक्ष से ऊपर की तरफ चलें तो वाई का मान पॉजिटिव होता है, y का मान पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ आवें तो y का मान निगेटिव होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये चतुर्थांश हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में सुन लीजिए, कहीं का भी निर्देशांक होता है ना तो निर्देशांक यक्ष और वाई होता है। देखिए ये जो है ये यहाँ पर पहले चतुर्थांश में यक्ष वाई दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में यक्ष नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तृतीय चतुर्थांश में यक्ष वाई दोनों नेगेटिव होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में यक्ष पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, पहला क्वेश्चन देखा जाए, आप बुक खोलें और देखें। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि -4 5 कहाँ होगा। फिलहाल देखिए इधर की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है ये मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर प्रत्येक मान शून्य होता है। यक्ष का भी मान शून्य होता है और वाई का भी मान शून्य होता है। अगर इधर के तरफ हम बढ़ें तो ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा, ये +5 होगा। अगर अपोजिट साइड में आए बराबर दूरी पे चिन्ह लगाते हैं। फिर अगर अपोजिट साइड में हम आए तो देखें यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा और ये -5 हो जाएगा। ये x डैश है। इसी तरह से ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो y का मान होगा, ये देखिए ये वैल्यू जो है यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 और फिर नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो फिर देखें ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5। अब हम जरा इन बिंदुओं को दिखाते हैं इस पे। तो पहला बिंदु दिया हुआ है -4 5 यानी यक्ष की वैल्यू निगेटिव है -4। तो जरा देखिए तो यक्ष की वैल्यू -4 ये हो गया और y की वैल्यू 5 है। तो y की वैल्यू 5 यहाँ आ जाएगी। तब देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे। तो ये बिंदु है, ये -4 है और ये 5 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा -4 5 और इसको हम नाम दे देते हैं A। ये बिंदु A है। इसके बाद दूसरे बिंदु को हम लोग देखें। दूसरा बिंदु जो दिया है 0 7 दिया है। ध्यान दीजिएगा ये x का मान 0 है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है।
वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, इसका मतलब कि 0 7, ये 7 वाई अक्ष पे है। तो अब थोड़ा सा हम ऊपर और बढ़ जाएं तो ये 5 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, और ये है वाई डैश। तो 0 7, देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये 0 7 हो जाएगा, और इसको हम बिंदु बी मान लेते हैं। इसके बाद देखते हैं सी में दिया हुआ है 5 -5, तो x की वैल्यू 5 है। ज़रा देखिए x की वैल्यू 5 ये हो जाएगा, और y की वैल्यू -5, तो -5 ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये जो बिंदु होगा ये हो जाएगा 5 और -5, इसका नाम हम सी रख दे रहे हैं। और इसके बाद फिर -4 और -2, देखिए तो x की वैल्यू -4 है, -4 ये हो गया, और -2 नीचे की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, और ये बिंदु होगा D, जिसका निर्देशांक -4 -2 होगा। अब हम ये जितने बिंदु हैं ना, सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ज़रा देखिए A से पहले B को मिलाएंगे, A से B को मिला दिए, फिर B से हम C को मिलाएंगे, देखें B से C को भी मिला दिए, और फिर C से D को मिलाएंगे, तो देखें C से D मिल गया, और फिर D को A से मिला देंगे, तो ये चतुर्भुज का निर्माण हो गया। आपसे यही कहा जा रहा था, चतुर्भुज कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। तो देखिए चतुर्भुज खींच दिए, जिसका निर्देशांक इतना 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 है। अब कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान देखो, हम इसको इसके विकर्ण को मिला देते हैं, तो अब ये दो त्रिभुज में विभाजित हो जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ एक त्रिभुज हो गया, और है नीचे की तरफ एक त्रिभुज हो गया। ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लें, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल दें, और दोनों के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए, और जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और ज़रा देखिएगा, मैं आपको बता दूं फार्मूला कैसे आप याद करेंगे। तो ये यहाँ xy प्लस xy कर दीजिए, और फिर माइनस करके yx प्लस yx कर दीजिए, और फिर देखें यहाँ पे 1 लगा दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, उसी तरह से लगा दीजिए 1 2 2 3 3 1। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फार्मूला हो गया। इस तरह से आप याद करेंगे तो फार्मूला आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, और इसके क्षेत्रफल को हम Δ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको हम x1 y1 मान रहे हैं, इसको x2 y2 मान रहे हैं, और इसको हम x3 y3 मान रहे हैं। अब सबकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। देखिए फार्मूला x1 -4, और फिर y2 की वैल्यू है 7, और प्लस x2 की जो वैल्यू है वो है 0, और फिर y3 की वैल्यू है -2, और प्लस होगा x3 की वैल्यू है -4, और फिर x3 के बाद y1 की वैल्यू है 5। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक फार्मूला अप्लाई हुआ, और माइनस करके यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ माइनस करके हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा y1 की वैल्यू है 5 और फिर हो जाएगा x2 की वैल्यू 0 है,
और फिर हो जाएगा y2 की वैल्यू 7 है, और फिर ये हो जाएगा x3, तो x3 की जो वैल्यू है -4 है, और प्लस हो जाएगा y3 की वैल्यू, देखिए y3 की वैल्यू -2 है, और फिर x1 की वैल्यू -4 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और ये देखिए क्या हो जाएगा 7 चौक 28 -28 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 0, और 5 चौक का 20 -20 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस देखें तो ये 0 हो जाएगा, फिर -7 चौक 28 हो गया, और ये जो है 4 दूना 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया Δ1 = 1/2, ज़रा देखिए ये -20, ये -28, ये -48 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -28 और +8 -20 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो +20 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए 1/2 और -48 इंटू +20, ये हो जाएगा आपका -28, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -14 हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो भले माइनस आ रहा है लेकिन इसको हम माइनस करके सॉल्व नहीं करेंगे, ये प्लस करके ही सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम इसी तरह से ये जो दूसरा त्रिभुज है BCD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ लिखा जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो BCD है, इसको हम x1 इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे, और इसको x3 और इसको y3 मानेंगे, और फिर निकाल करके यहाँ रखा जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको Δ2 मान लेते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। अब फिर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, x1 तो x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू है -5 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो है 5, और फिर है y3 की वैल्यू है -2, और प्लस हो जाएगा x3 की वैल्यू है -4, और फिर y1 की वैल्यू है 7, फिर माइनस करके सॉल्व करेंगे। फिर है y1 की वैल्यू है 7, और इंटू x2, तो x2 की जो वैल्यू है ये है 5, और प्लस हो जाएगा y2 की वैल्यू है -5, और फिर x3 की जो वैल्यू है ये है -4, और प्लस हो जाएगा y3 की जो वैल्यू है ये है -2, और x1 की वैल्यू है 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका Δ2 = 1/2, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, और 7 चौक 28 -28 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखें तो 7 5 35 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, और फिर ये जो है आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा Δ2 = 1/2, और यहाँ देखिए -28 और -10, ये हो जाएगा -38, और ये देखिए 35 और 50, ये हो जाएगा -55, ये -55 हो गया। अब इसके बाद जो है, अब चूंकि दोनों माइनस है तो दोनों को हम जोड़ लें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 8 5 13 3 हो गया, और फिर 5 3 8 1 9 हो गया, यानी ये हो जाएगा -93/9।
2। अब इसके बाद दोनों को हम जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग तो ये अलग अलग देखिए, इसका क्षेत्रफल अलग निकला, इसका क्षेत्रफल अलग निकला। अब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और यह ज्ञात करने के लिए हम दोनों के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी Δ1 प्लस Δ2 कर देंगे। तो Δ1 की वैल्यू आपने देखा है ये -14 है, और Δ2 की वैल्यू -93/2 है। अच्छा, अगर इसको सॉल्व कर दे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, -28 प्लस 93 और बाई 2 हो जाएगा, प्लस नहीं ये भी माइनस ही होगा। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो 121 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -121/2। लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए यहाँ से माइनस हटा देंगे, और चूंकि यहाँ पर मात्रक नहीं दिया है तो यूनिट का स्क्वायर यानी मात्रक का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो आंसर, बल्कि देखिए उस साइड में देखने में दिक्कत हो रही है, ये आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 121 और बटा में 2, और ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2A भुजा के एक समबाहु त्रिभुज। आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। 2A भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य मूल बिंदु पर है। जरा देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है और इसकी भुजा 2A है। इसकी भुजा, अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो AB जो है यह 2A के बराबर है, प्रश्न में कह रहा है। अब फिर आपसे ये भी कह रहा है कि यह इस प्रकार है कि इसका मूल बिंदु जो है मध्य में है, O मध्य में है। तो O मध्य में है तो है पूरा अगर 2A होगा तो ऊपर वाला A हो जाएगा, नीचे वाला A हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये प्लस A होगा, ये माइनस A हो जाएगा, लेकिन दूरी तो A ही होगी, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक बात हम आपको बता दें, ये y अक्ष है, y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, तो x का मान 0 होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? दूरी हमेशा मूल बिंदु से मापी जाती है, दूरी मूल बिंदु से ऊपर या मूल बिंदु से नीचे। तो अब देखें, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो a दूरी है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी बिंदु B का निर्देशांक 0 ये लिख सकते हैं, और बिंदु A का निर्देशांक अगर हम देखना चाहें तो y अक्ष है, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और ये दूरी a है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस a। फिलहाल आगे पूरा प्रश्न पढ़ा जाए, अभी पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं गया है। तो कहा जा रहा है तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर यह 2A है तो यह भी 2A होगा, यह भी 2A होगा, तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक पूछ रहा था, तो देखें A का निर्देशांक हमको मालूम हो गया, B का निर्देशांक हमको मालूम हो गया।
अब ये सी है, सी का निर्देशांक निकालेंगे और यक्ष अक्ष है ये, यक्ष अक्ष पर y का मान 0 होता है, हमेशा याद रखे रहिएगा। तो यक्ष का मान, यक्ष अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पर यक्ष का मान 0 होता है, इसको आप अपने माइंड में रखे रहेंगे। तो अब हम यहाँ पर यक्ष का मान निकालेंगे, तो यक्ष का मतलब होता है y अक्ष से या कह लीजिए मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, यानी ये दूरी हमको निकालनी है। इस दूरी को अगर हम यक्ष मान लें तो आपको मालूम है कि ये 90 अंश का कोण होता है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, इसको अगर हम सी मान लें तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, हम यही कर दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब है OB का वर्ग, और प्लस हो जाएगा आधार OC का वर्ग। ज़रा देखिए BC की वैल्यू 2a है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और OB की जो वैल्यू है वह a है, यहाँ रख देंगे a स्क्वायर हो जाएगा, और OC यक्ष है तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर इधर ला देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू यक्ष स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू यक्ष स्क्वायर, तो यक्ष की वैल्यू निकालेंगे √3a हो जाएगा, यक्ष की वैल्यू निकल गई, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वह √3a है। तो इस बिंदु का निर्देशांक देखिए, यहाँ से यह दूरी √3a है, और यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो आपसे तीनों बिंदुओं का निर्देशांक पूछ रहा था, ABC का निर्देशांक पूछ रहा था, तो A का निर्देशांक लिख देंगे, A का निर्देशांक 0 - a निकला, B का निर्देशांक 0a निकला, और C का निर्देशांक √3a और फिर 0 निकला। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दिया है P जिसका निर्देशांक x1 y1 है और Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, ये x अक्ष है और अगर ये y अक्ष है तो देखिए ये y अक्ष है। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, x1 y1 किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है x1 y1 और फिर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है x2 y2। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो इसका मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान समझिए। ये देखिए, ये बिंदु A है, तो बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 है, तो यक्ष जो होता है वो y अक्ष से दूरी होती है और y जो होता है वो यक्ष अक्ष से दूरी होती है। मतलब यहाँ से ये जो दूरी है, देखिए यहाँ से यह दूरी x1 है और यहाँ से ये जो दूरी है ये y1 है। अब इसी तरह से बिंदु B पर हम आवें तो देखें, बिंदु B के लिए अगर आप देखें तो इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है, तो x2 y2 का मतलब अगर आप देखें तो ये यहाँ से यह दूरी जो होगी यह x2 होगी और यहाँ से ये दूरी जो होगी ये y2 होगी। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें तो देखें, इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट में कि PQ y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर अच्छा PQ, तो ये है P और ये है Q, PQ y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर है तो P और Q के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो अगर P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर देखें तो P और Q के बीच की दूरी, यहाँ से ये दूरी अगर हम देखें तो ये दूरी y1 है और यहाँ से ये दूरी जो है y2 है।
तो इसको मॉड के रूप में हम लिखते हैं। जानते हैं क्यों मॉड के रूप में लिखते हैं? ये हो सकता है कि क्यू पी यहाँ हो और क्यू यहाँ हो, या ये हो सकता है कि क्यू यहाँ हो पी यहाँ हो, यानी पी क्यू का स्थान आपस में इंटरचेंज हो सकता है, तो इसलिए मॉड के अंदर लिखा जाता है। तो इसको y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, या मॉड y2 माइनस y1 भी लिखेंगे, ये दोनों सही होगा, मॉड के अंदर होता है। तो ये पी क्यू की वैल्यू हुई और ये फर्स्ट कंडीशन रहा। अब इसके बाद यानी जब पी क्यू वाई अक्ष के समांतर होगा तो उस स्थिति में यह वैल्यू या तो मॉड y1 माइनस y2 के बराबर होगा, या मॉड y2 माइनस y1 के बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखें, अब कह रहा है कि यह x अक्ष के समांतर है। हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। आपसे कह रहा है कि ये दोनों बिंदु जो हैं x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है यानी यहाँ P है और यहाँ पर Q है, तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 होगा और यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो x2 y2 होगा। PQ, अब सुनिए जरा, यहाँ से ये जो दूरी होगी वो x1 के बराबर होगी और यहाँ से ये जो दूरी होगी ये x2 के बराबर होगी। तो आपसे PQ पूछा जा रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड में आपसे PQ यानी P और Q के बीच की दूरी, तो अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ की दूरी x1 है, तो अगर हम x2 में से x1 को घटा दें तो PQ निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये PQ बराबर हो जाएगा, या तो मॉड आप x2 माइनस x1 लिखें या मॉड x1 माइनस x2 लिखें, दोनों सही है। मॉड का मतलब होता है जो राशि दी गई है उसके वर्ग का वर्गमूल। तो अब जो है ये दोनों मान सही होगा आपका जब y अक्ष के समांतर होगा। ये याद रख लीजिए यहाँ भी कि जब बिंदु y अक्ष के समांतर होते हैं तो उनके बीच की दूरी जो निकलती है वो y के रूप में होती है, और जब x अक्ष के समांतर होता है तो इनके बीच जो दूरी निकलती है वो x के रूप में निकलती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, x अक्ष पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 होता है तो हम a0 ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x का मान a के बराबर है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो ये a0 है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु a हम मान लेते हैं जो 7 6, अब 7 6 x का मान 7 है और y का मान 6 है, तो x का मान 7 अगर इधर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो जाएगा, और 6 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसको हम मिलावें तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 7 6 यहाँ आ जाएगा। 7 6 और 3 4 3 4, जरा देखिए 3 x पर 3 और y पर 4, ये यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु जो है 3 4 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है ना कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी 7 6 से और 3 4 से दूरियां बराबर हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कह रहा है कि जो 7 6 और 3 4 से समान दूरी पर है, तो ये A है, तो इसको हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि AB और AC दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो दो बिंदुओं, अगर एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 हो और दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 हो, और इन दोनों के बीच अगर ये P है और ये Q है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी हो,
तो ये हो जाएगा करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आप जानते हैं। तो अब चलिए हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी, तो जब ए बी निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी ये हो जाएगा a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 0 है और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। बल्कि देखिए यहाँ पर हम a माइनस 3 का स्क्वायर कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 6a और प्लस हो जाएगा 9। और यहाँ पे अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखें ये a स्क्वायर माइनस 6a और 16 9 25 होता है, ये हो जाएगा ए बी। अब हम ए सी निकालते हैं, फार्मूला वही होगा। तो अब ये जो है x2 y2 हो जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी a माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, y1 0 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो अब ये ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 7 का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 14a और फिर हो जाएगा 49 और माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। फिर चलिए इसको देखते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 14a और प्लस ये 49 और इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार आपसे ये कहा जा रहा है कि ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए बी इजकल टू हम ए सी कर देते हैं। तो ए बी की वैल्यू रख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस हो जाएगा 25 इजकल टू अंडर रूट। फिर देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये है आपका ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 14a प्लस 85। अब जानते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगी। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस हो गया 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14a और प्लस हो जाएगा 85। ज़रा देखिए आप, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 14a को इधर ला दीजिए तो 14a माइनस 6a और ये हो जाएगा 85 माइनस 25। अब ज़रा घटाइए तो ये हो जाएगा 14 में से अगर आप 6 घटा दें तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 8a और फिर यहाँ आप घटा दें तो ये हो जाएगा 60। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 60/8 हो जाएगा और फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए या ऐसे करिए 4 से कटाते हैं 4 दूना 8 होगा और 4 से इसको कटा देंगे 15, ये हो जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बिंदु A का निर्देशांक A0 है, तो A की वैल्यू है 15/2 और 0। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी इस बिंदु और इस बिंदु से दूरियां बराबर हैं, तो वह बिंदु आपका 15/2 0 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं।
यहाँ पर रेखा की ढाल पूछी जा रही है। तो जानते हैं अगर किसी बिंदु का निर्देशांक a है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और कोई बिंदु b है जिसका निर्देशांक x2 y2 है और अगर इसका ढाल माने प्रवणता होता है, अगर इसकी प्रवणता ज्ञात करनी होती है तो प्रवणता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं और इसी को ढाल कहा जाता है। तो प्रवणता बराबर होता है फार्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, अगर दो बिंदुओं के बीच का ढाल ज्ञात करना होगा तो। अच्छा, अगर हम देखते हैं ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, y डैश, और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु, जरा देखिए तो मूल बिंदु तो यही हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, उसको O से प्रदर्शित करते हैं। जो मूल बिंदु और P 0 माइनस 4, यक्ष का मान 0 है तो यक्ष का मान 0 होगा y अक्ष पर और -4 तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये बिंदु है 0 -4, ये बिंदु P है तथा B का निर्देशांक 8 0 दिया है। तो 0 y का मान 0 है तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। इस बिंदु का निर्देशांक 8 0 और ये है बिंदु B। तो अब देखिए P और B दिया है, को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु से जाती है। जरा प्रश्न समझ लीजिएगा, प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि बिंदु P जिसका निर्देशांक 0 -4 है और बिंदु B जिसका निर्देशांक 8 0 है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के मध्य बिंदु से होकर के एक दूसरी रेखा जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, इस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो ये O और इसको अगर हम A माने तो OA का ढाल आपसे पूछा जा रहा है और ये भी कह दिया है कि यह मध्य बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो मध्य बिंदु को हम Q मान लेते हैं और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लें। तो जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है। अगर A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है और मध्य में कोई बिंदु C है जिसका निर्देशांक xy है, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो अब हम x का मान निकालें, यानी q के लिए हम q का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो x बराबर देखिए x1 प्लस x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 प्लस x2 ये 0 प्लस 8/2, तो 8/2 यानी 4 हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू निकालें, y इक्वल टू y1 प्लस y2, ये -4 और ये 0/2 -4/2 यानी ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार देखें बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया 4 और -2। देखिए Q का निर्देशांक निकल गया 4 -2। तो प्रश्न जरा ध्यान समझ लीजिए, प्रश्न में क्या कह रहा था। प्रश्न में कहा जा रहा था मूल बिंदु से होकर जाने वाली और इन दो बिंदुओं के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाले इन दोनों की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब हमको इसके बीच की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे और प्रवणता ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने बताया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू -2 और माइनस y1 की वैल्यू है 0 अपान हो जाएगा x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा आपका
x1 की वैल्यू 4 है, तो ये ऊपर हो गया -2, नीचे हो गया 4। अब इससे कटा देंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार जो है ये प्रवणता ज्ञात हो गई, प्रवणता को ही ढाल कहते हैं, ये ज्ञात हो गया। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो शेष क्वेश्चन होंगे, शेष क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज आपको ये प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बताया गया, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।